नमस्कार दोस्तों। आज यूपी की टॉप 25 बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं। आपके जिले की हर खबर सबसे पहले पाने के लिए कमेंट करके बताएं आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने महाकुंभ 2025 की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने संगम क्षेत्र में क्रूज यात्रा का भी आनंद लिया। दौरे की कई खास तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें सुरक्षा, स्वच्छता और श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर फोकस दिखा। जेल में बंद किसानों से मुलाकात के लिए जा रहे समाजवादी पार्टी के सांसदों को पुलिस ने रोक दिया। सपा नेताओं ने प्रशासन पर किसानों की आवाज दबाने और राजनीतिक द्वेष से कार्रवाई करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। वाराणसी में एक विशेष कारण के चलते मांस की दुकानों को अस्थायी रूप से बंद कराया गया था। प्रशासन के आदेशों का उल्लंघन कर दुकानें खोलने पर संबंधित दुकानदारों पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया गया। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि यूपी बीजेपी में कोई भी अध्यक्ष बनने को तैयार नहीं है। उनके इस बयान के बाद लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी नेतृत्व को लेकर सवाल उठने लगे हैं और बयानबाजी का दौर जारी है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि यूपी में करीब 4 करोड़ वोटर्स लापता हो गए हैं। उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए तंज कसा है। इस मुद्दे पर सियासी घमासान मचा हुआ है। वहीं सीएम योगी की टेंशन बढ़ी बताई जा रही है। यूपी की कुछ प्रमुख सड़कों पर अगले 3 महीने तक वाहनों की रफ्तार सीमित रहेगी। इन सड़कों पर अधिकतम स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। यह फैसला सुरक्षा और सड़क कार्यों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। जुमे की नमाज से पहले संभल में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और चप्पे चप्पे पर पुलिस और प्रशासन की नजर बनी हुई है। पूर्व सांसद डॉ. रामविलास दास वेदांती का निधन हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की और इसे राजनीतिक व सामाजिक जगत के लिए अपूरणीय क्षति बताया। महाकुंभ 2025 को देखते हुए यूपी परिवहन निगम हजारों एसी और नॉन एसी बसें चलाने की तैयारी कर रहा है। इन बसों के जरिए प्रदेश के सभी जिलों से प्रयागराज के लिए विशेष रूट तय किए गए हैं, ताकि श्रद्धालुओं को सुगम और सुरक्षित यात्रा सुविधा मिल सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि नदियों के किनारे जमा मिट्टी, बालू और सिल्ट का उपयोग ईंट बनाने में किया जाए। इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ निर्माण कार्यों में भी मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से शुरू होगा। सत्र के दूसरे दिन यानी 17 दिसंबर को सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी, जिस पर सदन में चर्चा होने की संभावना है। बांग्लादेश से जुड़े मुद्दों को लेकर काशी के संतों ने बड़ा ऐलान किया है। संत समाज ने अपनी मांगों को लेकर राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजते हुए सख्त रुख अपनाने की बात कही है। एआईएमआईएम के नेता वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट पहुंचे और मांग की कि लोगों को यूपी कॉलेज में नमाज पढ़ने की अनुमति दी जाए। इस बयान के बाद प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। कानपुर में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का गंभीर मामला सामने आया है, जहां 10 साल के बच्चे को 30,000 रुपए में खरीदकर बंधुआ मजदूर बनाया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मेरठ के एक रेस्टोरेंट में वेज ऑर्डर करने पर नॉन वेज परोसने का आरोप लगा है। पीड़ित परिवार ने इसे धर्म भ्रष्ट करने की साजिश बताते हुए शिकायत दर्ज कराई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी में नमन किया। इस दौरान भारत नेपाल के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों को लेकर भी संदेश दिया गया। उत्तर प्रदेश में यमुना एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए 8.5 किलोमीटर लंबी नई सड़क बनाई जाएगी। इस सड़क की चौड़ाई 30 मीटर होगी और इसे हाईटेक सुविधाओं के साथ विकसित किया जाएगा, जिससे ट्रैफिक और कनेक्टिविटी बेहतर होगी। गाजियाबाद में वकीलों की हड़ताल के बावजूद बीते 8 दिनों में 2,756 मामलों का निपटारा किया गया।
लीगल एड डिफेंस काउंसलिंग सिस्टम आम लोगों के लिए बड़ी राहत बनकर सामने आया है। गाजियाबाद में नियमों के उल्लंघन के चलते 756 स्कूल बसों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए यह सख्त कदम उठाया है। नोएडा और गाजियाबाद में एक और नए एक्सप्रेसवे का रास्ता साफ हो गया है। इस एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी को दूसरे राज्य तक बढ़ाया जाएगा, जिससे औद्योगिक और यातायात व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। दिन दहाड़े एक बैंक से 56 लाख रुपए की लूट की वारदात सामने आई है। बदमाशों ने फिल्मी अंदाज में इस घटना को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कृषि कानूनों को लेकर चल रही सियासत के बीच बीजेपी किसानों की पंचायत आयोजित करेगी। पार्टी का मकसद सीधे किसानों से संवाद करना और कानूनों को लेकर फैली गलतफहमियां दूर करना है। पंचायतों के जरिए सरकार किसानों को अपने पक्ष में करने की कोशिश करेगी। कृषि कानूनों के फायदे बताने के लिए पूर्व कृषि मंत्री किसानों के बीच पहुंच रहे हैं। वे अलग अलग इलाकों में बैठकों के माध्यम से बताएंगे कि ये कानून कैसे किसानों की आमदनी बढ़ाने और खेती को आधुनिक बनाने में मददगार साबित होंगे। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी के खिलाफ नया राजनीतिक संदेश दिया है। इस संदेश को सपा की नई चुनावी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। पार्टी कार्यकर्ताओं में इसे लेकर उत्साह और चर्चा तेज हो गई है। भारत के 2047 तक दोबारा विश्व गुरु बनने का दावा किया गया है। कहा गया है कि शिक्षा, ज्ञान और रिसर्च के क्षेत्र में भारत इतना आगे होगा कि दुनिया भर के छात्र यहां पढ़ने आने को उत्सुक होंगे। सपा नेता आजम खान की भाभी का इंतकाल हो गया है। इस दुखद खबर के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या उन्हें बेटे समेत कुछ घंटों के लिए जेल से बाहर आने की अनुमति मिलेगी। परिवार में शोक की लहर है। मथुरा हादसे के एक चश्मदीद ने भयावह मंजर बयां किया है। उसके मुताबिक आग लगते ही अफरा तफरी मच गई और यात्री जान बचाने के लिए खिड़कियों से कूदने लगे। चारों तरफ धुआं और चीख पुकार का माहौल था। नोएडा एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर पेरेंट्स ने स्कूलों की सर्दियों की छुट्टियों का शेड्यूल बदलने की मांग की है। उनका कहना है कि खराब हवा बच्चों की सेहत पर असर डाल रही है, इसलिए छुट्टियां पहले होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को दहेज विरोधी कानून अप्रभावी और दुरुपयोग का शिकार लग रहा है, क्योंकि कई मामलों में झूठी शिकायतें सामने आई हैं। कोर्ट का मानना है कि कानून का मकसद महिलाओं की सुरक्षा था, लेकिन इसके गलत इस्तेमाल से निर्दोष लोग परेशान हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश को विकास के नए आयाम देने के लिए बड़ा प्लान तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से टाटा सन्स के चेयरमैन ने एआईसीटी, स्किल डेवलपमेंट और निवेश को लेकर चर्चा की। इसका मकसद प्रदेश को टेक्नोलॉजी और रोजगार का हब बनाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीर को विवादित बना दिया, जिसकी पीड़ा देश आज भी झेल रहा है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद लिए गए कुछ फैसले लंबे समय तक देश को डसते रहे हैं। सीएम योगी और टाटा सन्स चेयरमैन एन चंद्रशेखरन की मुलाकात में लखनऊ में एआईसीटी बनाने पर सहमति बनी है। टीसीएस भी प्रदेश में अपना कार्यबल बढ़ाएगा। इससे आईटी सेक्टर में निवेश और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। दुधवा नेशनल पार्क का रोमांच अब आम लोगों के बजट में मिलेगा। यूपी पर्यटन विकास निगम ने 5 किफायती टूर पैकेज लॉन्च किए हैं। इन पैकेजों के जरिए पर्यटक कम खर्च में जंगल सफारी और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकेंगे। नोएडा गाजियाबाद के 12 करोड़पतियों को इनकम टैक्स नोटिस भेजा गया है। आरोप है कि इन लोगों ने 3 साल से कोई आय नहीं दिखाई। आईटी विभाग को शक है कि आय छिपाकर टैक्स चोरी की गई है, जिसकी जांच की जा रही है। नोएडा के डूब क्षेत्र में बिजली संकट को लेकर 81 गांवों के किसान और मजदूर महापंचायत के साथ धरने पर बैठ गए। प्रदर्शन के दौरान पुलिस से नोकझोंक भी हुई। प्रदर्शनकारियों ने जल्द बिजली आपूर्ति बहाल करने की मांग की है। नोएडा 693 एक क्यूआई के साथ देश का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है।
प्रदूषण और घने कोहरे के चलते लोगों की सांस लेना मुश्किल हो गया है। हालात इतने खराब हैं कि स्कूल जाने वाले बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों की सेहत पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। कानपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में छात्रों का उग्र प्रदर्शन देखने को मिला। आक्रोशित छात्रों ने कॉन्फ्रेंस रूम में आग लगा दी, जिससे परिसर में अफरा तफरी मच गई। पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में करने में जुटा रहा। यमुना एक्सप्रेसवे पर 7 बसों और 3 कारों की भीषण टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में कानपुर के 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और मृतकों की सूची जारी की गई है। बांके बिहारी मंदिर में रईसों के लिए विशेष पूजा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने कहा कि देवता को भी आराम तक नहीं करने दिया जा रहा और इस मामले में नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मथुरा में कानून व्यवस्था को देखते हुए धारा 163 लागू कर दी गई है। 8 फरवरी 2026 तक किसी भी तरह की भीड़ या जुटान पर कार्रवाई होगी। प्रशासन का कहना है कि यह फैसला शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए लिया गया है। रामविलास वेदांती राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से एक थे। वे इस आंदोलन के दौरान 25 बार जेल गए। रविवार को अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उनका निधन हो गया, जिससे संत समाज और राजनीति में शोक की लहर है। अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ एक तय तारीख को मनाई जाएगी। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। आयोजन को भव्य बनाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। उत्तर प्रदेश में अयोध्या के DHMO पर कार्रवाई की गई है। दवा खरीद में गड़बड़ी के आरोपों की जांच के आदेश दिए गए हैं। शुरुआती जांच में कमीशन खोरी का शक जताया जा रहा है, जिससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को 2 अहम सलाह दी हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य सुरक्षित करना है तो नशे से दूर रहें और सोशल मीडिया के दुरुपयोग से बचें। योगी ने युवाओं से मेहनत, अनुशासन और सकारात्मक सोच अपनाने की अपील की है। उत्तर प्रदेश में जल्द ही योगी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। संगठन में बदलाव के बाद सरकार में भी पीडीए समीकरण के काट की तैयारी मानी जा रही है। नए चेहरों को शामिल कर सामाजिक संतुलन साधने पर मंथन चल रहा है। प्रदेश की राजधानी समेत कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। मौसम विभाग ने आज 38 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। ठंड को लेकर भी चेतावनी दी गई है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होगी। यह मामला पहले कई बार टल चुका है। अभ्यर्थियों की निगाहें इस सुनवाई पर टिकी हैं, क्योंकि इससे भर्ती प्रक्रिया के भविष्य पर बड़ा असर पड़ सकता है। धम्म यात्रा के दौरान मूर्तियां फेंकने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस प्रकरण में 2 दरोगा समेत 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। लापरवाही और अनुशासनहीनता के आरोपों की जांच जारी है। शिकारी भेड़ियों के खिलाफ अभियान में 2 साल में 6 भेड़ियों को ढेर किया गया है, जबकि 3 को जिंदा पकड़ा गया। अब भेड़ियों को लुप्तप्राय प्रजातियों में शामिल करने की मांग उठने लगी है। प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी बढ़ोतरी होने जा रही है। इस साल 50,000 सीटें बढ़ाई जाएंगी और आधार अनिवार्य किया गया है। पिछले साल की तुलना में इस बार करीब 5,000 निजी स्कूल बढ़े हैं। प्रदेश सरकार और टाटा समूह के बीच कई अहम समझौते हुए हैं। लखनऊ में AI सिटी बनाई जाएगी और TCS अपने कार्यबल का विस्तार करेगा। इससे IT सेक्टर में निवेश और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। प्रयागराज में पुलिस और एक व्यक्ति के बीच मारपीट का नया वीडियो सामने आया है। वीडियो में शख्स पुलिस वालों से भिड़ता और जमीन पर पटकता दिख रहा है। मामले को लेकर पुलिस जांच में जुट गई है। दहेज का आरोप लगाकर एक दुल्हन ने शादी तोड़ दी। दूल्हे का दावा है कि लड़की ने मोटा होने की वजह से 7 फेरे लेने से इनकार कर दिया। मामला सोशल मीडिया पर चर्चा में है और दोनों पक्षों के दावे अलग अलग सामने आ रहे हैं।
दुबे सरनेम वाले एक वलीमा कार्ड की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। खास बात यह है कि इस कार्ड पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और संघ परिवार को भी निमंत्रण भेजे जाने का जिक्र है, जिसे लेकर लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि 2017 से पहले यूपी में बिजली नहीं थी क्योंकि डकैती अंधेरे में ही होती थी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार में बिजली, सुरक्षा और कानून व्यवस्था में बड़ा सुधार हुआ है। पंकज चौधरी को यूपी बीजेपी का नया अध्यक्ष बनाए जाने के बाद सियासी हलचल तेज है। संगठन को मजबूत करना, चुनावी रणनीति बनाना और अंदरूनी संतुलन साधना उनके सामने बड़ी चुनौतियां होंगी। उनके नेतृत्व पर सबकी नजर टिकी है। वाराणसी के पानी में यूरेनियम की मात्रा अधिक पाई गई है। जीएसआई सर्वे के आधार पर बीएचयू वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है। रिपोर्ट के बाद स्वास्थ्य पर संभावित असर को लेकर चिंता बढ़ गई है और जांच की मांग उठ रही है। ताजमहल के दीदार को आसान बनाने के लिए आगरा ट्रैफिक पुलिस ने बड़ा फैसला लिया है। नए रोड मैप के तहत ट्रैफिक डायवर्जन, पार्किंग व्यवस्था और पैदल मार्गों में सुधार किया जाएगा। इससे पर्यटकों को जाम से राहत मिलेगी और ताजमहल तक पहुंच सुगम होगी। निजी संपत्ति से जुड़े मामलों पर हाई कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि निजी संपत्ति के विवादों में न्यायालय अनावश्यक दखल नहीं दे सकता। ऐसे मामलों का निपटारा तय कानूनी प्रक्रिया और सीमाओं के भीतर ही किया जाना चाहिए। दहेज के आरोप लगाकर एक दुल्हन ने शादी तोड़ दी। वहीं दूल्हे का दावा है कि लड़की ने मोटा होने की वजह से 7 फेरे लेने से इनकार किया। मामला सामने आने के बाद दोनों पक्षों के आरोप प्रत्यारोप चर्चा का विषय बन गए हैं। एसआईआर के नाम पर साइबर ठग लोगों को ठगने के नए तरीके अपना रहे हैं। फर्जी कॉल, लिंक और मैसेज के जरिए निजी जानकारी मांगी जा रही है। विशेषज्ञों ने लोगों को सतर्क रहने और किसी भी अनजान लिंक या कॉल से बचने की सलाह दी है। राम मंदिर पर ध्वजारोहण के बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि जिन लोगों ने राम मंदिर आंदोलन में बलिदान दिया, उनकी आत्मा आज तृप्त हुई होगी। उन्होंने इसे लंबे संघर्ष और आस्था की जीत बताया। राम मंदिर में ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह केवल यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं, बल्कि राष्ट्र की सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक है। उन्होंने अयोध्या को भारत की आस्था का केंद्र बताया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर के ध्वजारोहण समारोह पर पोस्ट करते हुए कहा कि आज राष्ट्र राममय और धर्ममय है। उन्होंने इसे भारत की सांस्कृतिक विरासत और आस्था के पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण बताया। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज फहराने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम योगी ने अयोध्या पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए।